बट आपने बोला आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। जी, मैं सेफ वाली करता हूँ। अच्छा, तो प्रणीत मोरे 370। नहीं नहीं नहीं, ये कौन है? गंदी बातें मैं नहीं करता हूँ। कोई डॉक्टर को नहीं बोलता कि सर थोड़ा सा छाती खोल देंगे मेरा। डेंटिस्ट को बोले साहब एक रूट कनाल हो जाता तो अच्छा रहता। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ उलट पुलट बोल दिया हो? लेकिन व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग एन इवेंट, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये चीज़। वहाँ से पीछे आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूल्हा पीछे ही खड़ा है और आप आ चुके हैं यहाँ तक। जैसे आपने शुरुआत में बात करी कि फूफा जी को नचवाने वाला एंकर है ये। फूफा जी मिले थे मुझे कांटाबाजी में। पूरी फैमिली मुझे देख रही है इस वक्त ना, गाना नहीं चल रहा है। फूफा जी अपने घुटनों पे आ गए और फूफा जी ऐसे हो गए। इनकी ही आवाज में एनर्जी, बातों में कॉमेडी और अल्फाजों में शायरी लोगों को ना शादियों में नचा डालते हैं। कोरियोग्राफर नहीं है ये, वो है जो फूफा जी को भी स्माइल करवा डालते हैं। दुल्हा दुल्हन को कैसे उनके दिनों को यादगार बनाना है ये इनके हाथ में होता है। चाचियों को कैसे नचाना है ये भी इनके हाथ में होता है। आज हमारे साथ हैं रायपुर के बहुत ही मशहूर एंकर। आज हमारे साथ हैं तशिश, आशीष में टी लगा दो तो तशिश उपाध्याय जी। तो आज समझते हैं इनकी कहानी इनकी जुबानी। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। तो सॉरी, क्या बात है प्रखर भाई। शुक्रिया शुक्रिया। तो मुझे ये समझाइए, ये तशिश वाला जो फैक्टर था, आशीष में टी लगा दीजिए, तो ये किसने टी लगाया कि आपने ये नाम जोड़ दिया? इसका रीज़न ये है कि भाई देखो, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं ऑफिशियल तरीके से अपने इस कोड को जस्टिफाई कर लूँ कि जी बहुत बहुत शुक्रिया। तशिश नाम बहुत इजी है मेरे हिसाब से, और इसको और इजी मैंने इसलिए कर दिया है कि आशीष विद अ टी। वरना हर बार ऐसा होता है कि जिस भी मैं इवेंट में जाता हूँ, जिस भी फैमिली मेम्बर से मिलता हूँ मैं, कोई ना कोई नया नाम मुझे हर इवेंट में मिल ही जाता है। जो मेरे लास्ट 3 नए नाम हैं वो है तपिश, बख्शीश और तीसरा वाला मेरा फेवरेट है तशरीफ। अच्छा, आपका नाम लशिश नहीं है तो आप क्या बोलते हैं? आशीष विद एल, एल लग गए। गंदी बातें मैं नहीं करता हूँ तो हम। बट आपने बोला आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। जी, मैं सेफ वाली करता हूँ। अच्छा, तो प्रणीत मोरे 370। नहीं नहीं नहीं, ये कौन है? अच्छा, तो यू डोंट नो। हाँ नहीं, मैं बिरयानी भी नहीं खाता भाई। अच्छा, तो कैसे पता कि बिरयानी की बात हो रही थी 370 में? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। शुरुआत ये दोस्तों, अभी बस पॉडकास्ट शुरू ही हुआ है। प्रखर भाई शुरुआत से ही पूरा कंटेंट निकाल लेता हूँ इससे। वाह 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 वाह। तो आप खुद सोच के देखिए, एक इंसान अगर मेरे सामने बैठा हुआ है जो कॉमेडी भी करता है, शायरी भी करता है और एंकरिंग भी करता है, तो उनसे कंटेंट कैसे ना निकाला जाए। तो मेरे को आपकी सबसे पहले चालू करनी है स्टैंड अप कॉमेडी की जर्नी। लाइक एक इंसान स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे बनता है एंड उसके फिर एल कैसे लगते हैं। ये एल का क्या मतलब है भाई, मुझे पहले बता दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं, बस एल लग जाते हैं। अच्छा जी, एल तो बिल्कुल नहीं लगते वैसे कॉमेडियंस के जो सिर्फ कॉमेडी कर रहे होते हो। स्टैंड अप कॉमेडी मैंने शुरू ऐसे की कि थोड़ी सी सैड स्टोरी है इसकी। अ, मैं एक इंट्रोवर्ट रहा हूँ बचपन से। और आप और इंट्रोवर्ट रहे हैं? हाँ, बचपन से माशाअल्लाह, इंट्रोवर्ट अगर रहा हूँ। एक्सट्रोवर्ट होते तभी क्या होते। तो हाँ, मैं भी बहुत नर्वस हूँ इसलिए तो थोड़ा मेरे पैर काँप रहे हैं। तो बचपन में स्कूल में मैं, मेरी वही स्टोरी है जो सबकी घिसी पिटी रहती है कि स्कूल में बुली हुआ था, बच्चे पसंद नहीं करते थे, टिफिन छीन लिया गया मेरा। तो वो सारी स्टोरीज थी। एक दिन क्लास में एक्टिविटी पीरियड थी, तो उसमें सब बोल रहे थे कि कौन क्या करेगा कौन क्या करेगा। तो तब ना एक शो आता था लाफ्टर चैलेंज। तो उसमें मैंने, राजू श्रीवास्तव का एक सेट था वेडिंग के ऊपर, कि इंडियन वेडिंग्स में क्या होता है कि लाइट्स कैसे बंद चालू बंद चालू बंद चालू होती है, उसके बारे में तो मैंने पूरा याद कर लिया था वो। तो फिर मैंने जाके परफॉर्म किया और लोग फिर हंसने लगे। तो एक इंट्रोवर्ट जिसको क्लास में, जिसके क्लास में होने से, एग्जिस्टेंस से किसी को फर्क नहीं फर्क पड़ता, उसको लोग वैलिडेट कर रहे हैं, ताली बजा के हंस रहे हैं उसकी बात पे। वहां से वो शिफ्ट आया कि अच्छा जी, बोल नहीं सकते लेकिन जोक्स कर सकते हैं। तो उसके बाद से फिर मैं धीरे 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 इस पे वर्क करता गया और फिर इवेंचुअली तो आपको वो सेट याद है बाय एनी चांस? वो कॉपीड था, वो राजू श्रीवास्तव का सेट तो था। तो अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, हम सुनना चाहेंगे वो क्या था। ये मतलब बेसिकली वेडिंग्स के बारे में जोक्स होते हैं ना, हाँ, कि वेडिंग्स में क्या होता है एक दो कैसे एक होता दो है। आप।
भाई साहब उसके लिए उठना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। नहीं बट बैठ के बता दीजिए ना। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अगर आप कॉमेडियन हो तो एक जोक सुना दो। कोई डॉक्टर को नहीं बोलता कि सर थोड़ा सा छाती खोल देंगे मेरा। डेंटिस्ट को बोले साहब एक रूट कनाल हो जाता तो अच्छा रहता। तो बट सॉरी, ये कुछ तो मैंने बोला था, मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा। ओके आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल नाउ। ओके सो सॉरी सॉरी। ओके कॉमेडियंस का भी कंफर्ट जोन होता है दोस्तों। सो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगली बार कोई इस टाइप की हरकतें ना करे, डिस्क्लेमर दे दिया जा रहा है। अगर आपके सामने कोई भी एक इसमें देखना है ना, अगर आपके सामने ये मैं बात रायपुर पॉडकास्ट पे जारी करना चाहता हूँ कि आपके सामने किसी भी तरीके का आर्टिस्ट आपको मिले, चाहे वो पोइट्री करता हो, स्टैंड अप करता हो, स्टोरी टेलिंग में हो या फिर वो थिएटर करता हो, कभी उससे ये ना कहें कि एक बार आप जो करते हैं हो जाए। तो यार मैं तो सोचा था शायरी भी करवाऊंगा, अब नहीं करवाना है क्या? तो करवानी है नहीं करवानी है? आगे देखते हैं। देखो सबको अपनी अपनी रील कटवानी है। ओके सो तशीश जी मुझे ये समझाए कि यू बीइंग फ्रॉम इंट्रोवर्ट आपने डिसीजन लिया कि आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है या आपको जोक्स चालू करने हैं, तो आपने राजू श्रीवास्तव जी का सेट लिया एंड अपने अपने बच्चे मतलब अपने क्लासमेट्स को हंसाया। वहां से एंकरिंग की जर्नी कैसे शुरुआत हुई? ये इस कहानी का मेन रीज़न मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। स्टैंड अप कॉमेडी मैंने की स्टार्टिंग में, और मैं जिस शहर से आता हूँ, बस्तर, जगदलपुर, ओके वहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे ओपन माइक होता हो या स्टैंड अप कॉमेडी को पसंद किया जाए। वहाँ पे लोग स्टैंड अप कॉमेडी को मिमिक्री ही कहते थे कि मिमिक्री आर्टिस्ट है, ऐसा है वैसा है। तो वहाँ पे पहले तो हमने एक जगह पे जाके स्टैंड अप ओपन माइक बेसिकली शुरू किया करवाना, और अच्छा खासा हमने 1.5-2 साल हमने वो चीज़ करी। उसके बाद हुआ ये कि घर वालों को लगा कि यार ये लड़का हर हफ्ते सैटरडे संडे शाम को ही जाता है, थक हार के आता है, घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पैसे जा ही रहे हैं। तो एक दिन मेरे पापा ने मुझे बिठाया और बोला बेटा देखो ऐसा है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन पैसा कमाना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ करो कि पैसे आए। तो मैं पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा था नहीं कि मैं नीट वीट का एग्ज़ाम दूँ, हालांकि दे भी देता तो कुछ होता नहीं, जिनको देने हैं वो भी नहीं दे पा रहे वैसे तो। बट अगर मैं दे पाता तो मैं कुछ स्कोर नहीं करता, मुझे ये चीज़ मालूम थी। तो फिर मैंने बैठ के एक दिन सोचा कि मुझे बोलना आता है, तो बोलने के अराउंड में कौन कौन सी जगहों पे जाके टैप इन कर सकता हूँ जहाँ से पैसे आए। इवेंचुअली वो थॉट था, तो उसके साथ साथ में एंकरिंग स्टार्ट हुआ। ओके ओके। तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं इंडियन माइंडसेट के हिसाब से, तो एंकरिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, शायरी, ये सब एक पैशन है। ये दीज आर सपोज टू बी योर हॉबी। आपने इसको प्रोफेशन बनाया, तो पहला ये ख्याल ला पाना कैसा रहा, और दूसरा इसको फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट किया? जाकिर खान को मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। जाकिर भाई बहुत प्यारी बात बोलते हैं कि परिवार कभी भी आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। हम्म तो किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो है जो परिवार वाले नहीं समझ रहे हैं, टचवुड मैं बहुत ही किस्मत वाला रहा इसमें कि मेरी फैमिली ने, मेरे रिलेटिव ने, सबने सपोर्ट किया इस चीज़ को, वाओ है ना। तो उनको बस बिठा के समझाने की ज़रूरत होती है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, इसको 5 साल में आप ऐसे देखिए कि मैं सीखते हुए चीज़ें कर लूँगा, और अच्छा बड़ा मार्केट है इस चीज़ का। इस तरीके से मैंने उनको समझाया। स्टैंड अप और पोइट्री के लिए वो अभी भी थोड़े से डाइसी हैं। पोइट्री तो फिर भी वो समझते हैं। कॉमेडी मुझे सख्त मना है करना अभी, तो इसलिए मैं कॉमेडी करता हूँ फिलहाल। क्या करते हैं? कॉमेडी, पोइट्री अच्छा, प्लस कॉमेडी। तो ये कैसा होता है कॉमेडी? कॉमेडी ऐसा होता है कि कल को कोई मारने के लिए आए कि आप कॉमेडी कर रहे थे, तो उनको आप बोल सकते हो कि नहीं भैया कॉमेडी था। एंड डिफरेंस कैसा होता है दोनों में? डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली मैं स्टैंड अप करता था, फिर बीच में मैंने थोड़ी बहुत कहानियाँ, पोइट्रीज लिखना शुरू किया। मैं खुद को शायर नहीं कहता हूँ क्योंकि शायरी एक अलग आर्ट फॉर्म है, बहुत ठीक है। खूबसूरत आर्ट आयरी, फॉर्म है। क्योंकि आजकल रील्स पे क्या होता है कि हर कोई आदमी अपने आप को शायर कह देता है कि सर ये एक शायरी मैंने आप, शायरी नहीं है वो। कुछ अल्फाज है बस। हाँ, ये शुरू में मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे भी लग रहा था कि हर जो 2 लाइन आप कह दें, सॉरी, वो शायरी होती है कि इसने वो कहा, उसने वो कहा। बट फिर धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना शुरू किया इस बारे में, तो समझ में आया कि एक मीटर होता है,
रदीफ होता है, काफिया होता है। तो इस तरीके से मुझे समझ में आया। ओके। तो जब आप ये जो कॉमेडी है, ये जेनरिक वर्ड है या ये आपका जिब्रिश भाषा है? ये मैंने इंटरनेट से ये वर्ड लिया है, ओके। कॉमेडी। हुँ। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है इस वर्ड को बनाने में। ओके। ये अ, रजत सूद एक कॉमेडियन है। बिल्कुल। वो कॉमेडी करता है, ओके। तो मैंने वहाँ से कॉमेडी उठा ली। ओके। ओके। जैसे आज के डेट पे रील वर्सेस रियल की अगर हम बात करते हैं, रील में सब कुछ इतना खूबसूरत रहता है, सब इतनी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। जैसे आपने बोला, लोग बोलते हैं मैं शायर हूँ, लोग 2 लाइन कह देते हैं। बट रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा गमों से जी रहे होते हैं। ये जो डिफरेंस है, ये कैसे आता है और इसका क्या रीज़न क्या होता है? हम्म मेरा ऐसा मानना है कि रील्स पे म्यूजिक है, ठीक है, और सबको सबको अपनी लाइफ को अच्छा दिखाना पसंद है। कोई भी जब भी किसी से मिलता है, वो आकर हाथ मिलाता है और कहता है, जब भी कोई सवाल किया जाता है कि कैसे हो आप, तो ठीक हो ही बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ भाई, तू बता कैसा है। कोई सच नहीं बताता है। हुँ। और जिस तरीके से हम लोग जी रहे हैं लाइफ अपनी, मुझे लगता है कि सभी इसी चीज़ के साथ जी रहे हैं कि जो भी बेस्ट बेस्ट पार्ट है, जो हो सकता है बेस्ट नहीं भी है। ठीक है। जैसे एआई को मालूम है कि इसमें एआई और हेल्प करता है हमारी, कि तुम्हारी फोटो गंदी है, इस पे एआई ऐड कर दो कि और अच्छी लगेगी आपको। तो उस चीज़ में हम और लूप डाउन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हुँ। हैं। तो इस तरीके से इंसान थोड़ा तो फंस रहा है। ओके। उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं। जैसे कि इस पॉडकास्ट पे ही आपने एक सर्टेन वे ऑफ कपड़े पहने हैं, लाइटिंग लगी हुई है, सब कुछ है। इसका रीज़न क्या है? कि वीडियो अच्छी बने। बिल्कुल। वीडियो अच्छी बनेगी, सर्कुलेट होगी, तो लोगों को अच्छा अच्छा देखना बड़ा पसंद है। हुँ। सेम चीज़ अगर आप खराब कैमरा क्वालिटी के साथ करोगे, तो लोग नहीं देखेंगे। तो बिल्कुल। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे समझाइएगा कि जैसे आपने कहा कि आप बस्तर जगदलपुर एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, आप रायपुर शिफ्ट हुए। जो आप इंडस्ट्री में हैं, दैट इज़ स्टैंड अप कॉमेडी एंड एंकरिंग, इसका एक्चुअल जो बड़ा सिटी बोला जाए या ग्लैमर एरिया बोला जाए, दैट इज़ मुंबई। तो आपने रायपुर क्यों चूज़ किया रादर गोइंग टू मुंबई? अ, क्योंकि मुंबई महँगा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रायपुर आया था कॉलेज के सिलसिले में, है ना? तो मैं जब कॉलेज स्टार्ट किया था, उसके 2 मैंने जिस दिन कॉलेज एंटर किया, उसी दिन मुझे मालूम चला कि कॉलेज में तो कुछ नहीं हो रहा है। ना पढ़ाई हो रही है, ना स्कोप मिलने वाला है यहाँ से, है ना? और बाय द वे मेरी डिग्री है दोस्तों, मैंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री करी है, तो जो भी मैं बकवास करता हूँ, इसके पीछे डिग्री का हाथ है ना? तो रायपुर में मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था इवेंचुअली, फिर वहाँ से मैं एक पीआर फर्म में गया, काम किया मैंने वहाँ पे, और फिर धीरे-धीरे वो चीज़ स्टार्ट हुई। ओके। दिमाग में था कि मुंबई या दिल्ली जाना है काम करने के लिए, बट रायपुर ही इतना अच्छा स्कोप आपको प्रोवाइड कर देता है कि फिर थॉट नहीं आया वहाँ जाने का। ओके। इवेंचुअली जाएँगे, टच वुड, बट अभी तो फिलहाल नहीं जा रहे। आप हमेशा से एक आरजे बनना चाहते थे एंड वो सपना आपने वक़्त के साथ ड्रॉप कर दिया। उसका कारण क्या है? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा। शुरुआत में जब मैं शहर छोड़कर अपना आया आया था यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में एक आरजे होने का एक इमेज था, और वो इमेज यही कहता था कि आपकी आवाज़ थोड़ी ऐसी होगी, और मुझे लगता था कि मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गुड मॉर्निंग रायपुर, ये रायपुर पॉडकास्ट का अवंती विहार केंद्र है, और इस वक्त मेरे सामने है प्रखर जी। बट जब मैं इंटरव्यू मैंने क्रैक किया, और उसके बाद मैंने जब समझा कि सिर्फ गुड मॉर्निंग रायपुरी नहीं होता है, इसके अलावा आपको जिंगल्स लिखने हैं, एड्स लिखने हैं, वीडियोस करनी है, तब जाके फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो नहीं करना है। ओके। हाँ जी। तो अगर अब मौका मिलेगा आरजे बनने का तो आप बनना चाहेंगे? नहीं, अभी मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। ओके। तो मैं पॉडकास्ट कर लूँगा मैं। हुँ। मैं रायपुर पॉडकास्ट का होस्ट बन सकता हूँ, लेकिन मैं समवन आरजे हैज़ पिच्ड कि उनको रायपुर पॉडकास्ट का होस्ट बनना है। कमेंट में बताना कि क्या इन्हें हमें रायपुर पॉडकास्ट का होस्ट बनाना चाहिए? अगर इस पे 100 कमेंट आते हैं तो हम इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। इनको हर जगह रील काटनी है। देखो, अगर आपको हमारा जॉब लेना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ये कला आनी चाहिए। हाँ, हाँ, तो ये जो कला है जो मैंने अभी ट्रांसफ़र करी, वो एंकरिंग से आती है, हुँ, हुँ। कि आपको जिसके भी साथ आप बैठते हो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। करेक्ट। झूठी हो, सच्ची हो, तारीफ़ करनी चाहिए। तो हाँ, मैंने वही की बस। हाँ है। तो ये झूठी थी या सच्ची थी? अब वो लोग बताएँगे। ओके। तो अब मुझे बताइए, जब आप एंकरिंग करते हैं, एक होता है जहाँ पे पूरी
जनता, पूरी ऑडियंस 500, 1000, 1200 जितने भी लोग होते हैं वो आपको देख रहे हैं। आप उन 1200 लोगों को एक साथ देख रहे हैं। उनको वो बांध के रख पाना, हाउ इज इट, कैसा रहता है वो मोमेंट? इट डिपेंड्स, क्योंकि हम जितने भी फंक्शंस करते हैं सबका एक अलग मीटर होता है काम करने का। बीट भी बारात, संगीत, हल्दी, कार्निवल। खैर अब तो हल्दी नहीं होता है, कार्निवल में लोगों ने शिफ्ट कर लिया है। तो सबकी एक अलग एनर्जी है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर आज से 3-4 साल पहले, तो मुझे मालूम नहीं था कि कहाँ पर किस टोन के साथ चीज़ें करनी है। बट इवेंचुअली धीरे धीरे करते करते समझ में आया कि जो कार्निवल है वहाँ पे सबको मस्ती करनी है, वहाँ पे शोरगुल होगा, वहाँ पे मैं कोई इमोशनल स्पीच नहीं दे सकता कि देखिए आज ऐसा है वैसा है। वहाँ पे सबको मस्ती करनी, क्योंकि वो पहला फंक्शन है शादी का। तो वहाँ पे फैमिलीज एक दूसरे को मिलेंगी, डांस होगा, हंगामा होगा, पूल पार्टी होगी। बट वहीं कार्निवल से हट के संगीत है। संगीत बिल्कुल अलग है। संगीत में आप चपड़ चपड़ नहीं कर सकते। ओके, संगीत में ज़्यादा नहीं बोलना होता है। ठीक ये है। चीज़ मुझे शुरुआत में नहीं मालूम थी। मुझे लगता था कि एंकरिंग का मतलब है कि सिर्फ बोलना है। बट सच में बात ये है कि कहाँ और कितना बोलना है वो आपको समय के साथ समझ में आता वक्त है। समझाता है वो। हाँ जी। तो संगीत में जैसे कि आपको ना ये समझना होगा, ऐसे ये चीज़ मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ की कि आप जो है ना वो इस कहानी के हीरो नहीं है। हम्म हम्म आप इस कहानी के हीरो नहीं है, आप एक साइड कैरेक्टर है। उस दोस्त का बेस्ट फ्रेंड आप हो। जिसका काम है वो हीरो को उठाना। हाँ, जिसका काम है कि उस दोस्त की जितनी मदद हो सके आपको करनी है। तो ये गलती मैंने शुरुआत में करी थी कि मुझे लगता कि आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी। हाँ। आई हैव द माइक, आई हैव द पीपल। हम्म। मुझे बस लोगों को एंटरटेन करना है। कोई भी एंटरटेन होने नहीं आया है। ओके। लोग एंटरटेन होने आए हैं, बट वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपनी फैमिली की परफॉर्मेंसेस देखने में। ओके। तो उसके बीच में जो फिलर्स होते हैं वहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी जो भी आपके पास है वो आपको दिखानी है। करेक्ट। तो संगीत वैसा है। इसके बाद आता है सबसे डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल पार्ट वेडिंग का, जो है बारात ऑन बारात। व्हील्स। क्योंकि संगीत में और कार्निवल में आप अपनी एनर्जी बचाने के लिए सांस ले सकते हैं जब आप गेम्स करवा रहे हैं, जब फैमिली डांस कर रही है। बारात जब शुरू होती है और सीधा खत्म होती है। और जब खत्म होती है, बस शुरुआत से आखिर तक जो वो 1.5 घंटा है या 1 घंटा है, आधा घंटा जो भी है, जो आपकी एनर्जी है वो 100 ही है। आप उसको ना 80 कर सकते हो, ना 60 कर सकते हो, आप 110 कर सकते हो, बट आप उसको नीचे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग तरीके हैं। तो कभी आपका ऐसा हुआ है कि किसी शादी में आपने तीनों फंक्शंस ब्लॉक किए हो एंड आखिरी तक आपकी आवाज बैठ गई हो या कम हो गई हो, ऐसा कुछ? आवाज़ के साथ ऐसा है कि मोस्टली हर सीज़न के बाद आवाज़ में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि काम बोलने का है और पूरा टाइम ही बोलना होता है। तो मोस्टली तो ये हर बार ही होता है। इस बार थैंकफुली हम जो ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बाद मेरे सारे वेडिंग्स लाइंड अप हैं। इससे पहले तो कुछ नहीं मैं था? इसके पहले मैं फ्री ही था 2 दिन। नाइस। इसलिए आप मेरी इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं, जिसमें मैं वॉइस मॉड्यूलेट भी कर सकता हूँ, आपसे बात भी कर सकता हूँ। बहुत खूब, बहुत लेकिन खूब। जैसे ही सीज़न आगे बढ़ता है, धीरे धीरे ये बात होती रहती फिर एक पॉइंट आता है जब आपकी आवाज़ ऐसी हो जाती है। तो वो पॉइंट थैंकफुली अभी तक तो नहीं आया। ओके, ओके। मेरे को आपसे अगर टिप लेना हो, मी बीइंग अ पॉडकास्टर, मैं बहुत बातें करता हूँ। अगर मेरे को चाहिए कि मैं अपनी आवाज़ को और कैसे अच्छा कर सकूँ, तो आप मुझे क्या टिप देना चाहोगे? मेरे पास कोई टिप नहीं है। मुझे नहीं पता। क्यों? हाँ, क्योंकि ये बोलना मैंने बोलना सीखा है, बट अच्छे से कैसे बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। तो मैं कोई ऐसे मैंने कोट पहना है इसका ये मतलब नहीं मेरे पास हर बात का ओपिनियन है। हालाँकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग कम्स फ्रॉम आर्ट ऑफ लिसनिंग। डेफिनेटली, 110%। मैं अगर आपको ये कहूँ कि अगर आपको लिसनिंग से स्पीकिंग बेटर करनी है तो आपको सुनना पड़ेगा। और नीलेश मिश्रा सर का एक पॉडकास्ट है स्लो इंटरव्यू, बहुत ही सुंदर सेटअप है कि कोई सेटअप नहीं है, अच्छा। कोई ताम झाम नहीं, लाइट्स का कुछ नहीं है, सिंपल 2 माइक लग गए हैं, कैमरास रोल हो रहे हैं और वो लोग खटी पे बैठे हैं, वो बहुत लोग खूब। चौपाल पे बैठे हैं, बाजू से स्कूटर निकल रहा है, भैंसें निकल रही हैं, गाय निकल रही हैं, बातें चल रही हैं, क्या बात! हॉर्न की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ है, गाय की आवाज़ है। नाइस, तो वेरी इस तरीके नाइस, से हाँ, वेरी तो नाइस। बोलना तो मैं आपको प्रखर साहब सिखा नहीं सकता। आप प्रखर पॉडकास्ट देखिए, हाँ, हाँ, प्रखर के वहाँ से आप प्रवचन। प्रखर के प्रवचन वहाँ से नाइस, देखिए। नाइस। हाँ। ओके, अब मुझे बताओ कि
जब हम जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी जैसे एक सिचुएशन हुआ जहाँ पे आपको लगा कि आपने कुछ गलत बोल दिया, तो आपने कट बोला, वो एडिट में हम उसको कट कर देंगे। बट वेन्स यू आर ऑन स्टेज, देयर इज नो स्कोप ऑफ कट। जो निकल गया वो निकल गया, भले वो शायरी हो, भले वो स्टैंड अप हो, भले वो एंकरिंग हो, तीनों केस पे क्योंकि सेम जॉनर है और सेम तरीका है कि एक बार हमने निकाल दिया तो वो फाइनल है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ उलट पुलट बोल दिया हो? देखो भाई, स्टैंड अप और पोइट्री में तो आप संभाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो टिकट लेकर आपकी ऑडियंस आई है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग एन इवेंट, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये चीज़। क्योंकि मान लीजिए शादी हर्ष भाई की है, ठीक है, हर्ष भाई की शादी है निकिता जी से, ठीक है। आप स्टेज पे हैं, ठीक है, अच्छा सा सेटअप लगा हुआ है, ग्रैंड सेटअप लगा हुआ है, और आप गए हैं, ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हुई ही है बस, और आप उनके पास गए हैं बात करने के लिए, और आपने बस जोर से ये बोल दिया कि लेडीज एंड जेंटलमैन मेक सम नॉइज फॉर हर्षित। अब वहां से पीछे आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूल्हा पीछे ही खड़ा है और आप आ चुके हैं यहाँ तक। तो इसीलिए सारे एंकर्स के लिए टिप है कि आपकी जोक्स खराब हो सकते हैं, आपकी गेम्स खराब हो सकते हैं, आपकी एनर्जी लो हो सकती है, बट नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रूम और ब्राइड का नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अराउंड ही पूरी वेडिंग प्लान है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप हर्ष को हर्षित कर देंगे, फिर आप जाके रिव्यू मांगेंगे फैमिली से कि सर आपको मेरा काम कैसा लगा। जूते उतार के मारेगा। हाँ, तो जूते चोरी की रस्म तो बाद में होगी, पहले छपेगा आपके गाल पे। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस थिंग इज कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस, कि कहीं हाँ, आपने ये हुआ है, तो मुझे वो स्टोरी जाननी है, क्या हुआ था? थैंकफुली मैंने वो चीज़ खुद ही समझ के ठीक कर ली। मैं हाँ पे रुक गया और मैंने हर्षित को हर्ष नहीं किया। बट बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं ऐसे जहाँ पे नाम के साथ शुरुआत में होता है, क्योंकि आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, सीजन बाय सीजन, सीजन बाय सीजन आप। आज एक शादी है, 2 दिन हाँ बाद एक जी, हाँ शादी है, जी। फिर 2 दिन तो बाद एक स्टेज पर शादी है। जिस लोग जैसे देख रहे हैं, वो एक एंकर है जो वो एक इवेंट कर रहा है, बट करेक्ट। वो सिर्फ वो एक इवेंट नहीं कर रहा है। करेक्ट। वो पिछले 10 दिन से अलग अलग जगहों पे ट्रैवल कर रहा है, कहीं खाना नहीं मिल रहा है उसे, कहीं पे वो ट्रैवल कर रहा है, कहीं पे गाड़ी लेट है, कहीं पे कुछ हो रहा है। मौसम, एक्सर्शन, थकावट। हाँ, बट ये सारी चीज़ें बहाने हैं, बट आपको नाम तो याद रखना पड़ेगा। मैं वो इंसिडेंट आपको नहीं बताऊंगा बाय द वे। बट मुझे जानना है। कुछ ऐसा हुआ था, कांटाबाजी नाम की एक जगह है हाँ जहाँ जी। पे ये चीज़ हुई थी, और मैं बस फंबल कर गया था नाम के साथ में, क्योंकि जो पिछला इवेंट था वो हर्ष का था और ये इवेंट हर्षित का था। तो मैं ऑलमोस्ट पूजा जी की शादी हर्षित जी से करवाने ही वाला था, लेकिन मैंने फिर हर्ष को याद कर लिया और हर्ष वहाँ पर था। बहुत cool। हाँ, तो मैंने उसको ऐसे चेंज किया कि मैं एक एक्टिविटी करवा रहा था उनसे कि क्वेश्चंस 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 चलते हैं ऐसे ना। तो उस क्वेश्चन के बीच में मेरे मुंह से गलती से हर्षित निकल गया हर्ष की जगह पे। तो वो शॉक हो गई कि अरे ये हर्षित कौन है। मैंने कहा वही तो। वहाँ मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बीच में आया कि वही तो, कोई हर्षित नहीं है, सिर्फ हर्ष ही है यहाँ पे, और आपको सिर्फ हर्ष ही याद रहना चाहिए। क्या बात है, तो इस गुड तरीके से कवर अप। उस दिन मैंने कहा कि हाँ, बच गए। बच गए पैसे। ओके। सो और क्या जनरल मिस्टेक्स एंकर्स करते हैं व्हाइल दे आर ऑन स्टेज? ये गलती मैं भी करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, बट मेरी आदत हो चुकी है कि गलती मैं करने की? ये एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करने की कि मैं स्टेज पे चढ़ने से पहले कुछ भी नहीं खाता हूँ। अच्छा। मैं इवेंट खत्म करने के बाद खाता हूँ। वो गलती है, मुझे कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने खा लिया और प्रखर भाई मैं उस तरफ नहीं जा रहा था जिस तरफ आप गए, है ना। खाने में सिर्फ आलू का पराठा नहीं होता है, ठीक है, मैं कुछ और भी खा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, ये होस्ट हैं ये, मुझे इन्होंने ऑलमोस्ट फार्ट करवा दिया था स्टेज पे इमेजिनेशन में अपनी। बताइए, बेसिकली रीज़न ये खाने का, ये कि खाने के वक्त पे कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपना खाना थोड़ा सा, मैं पंडित आदमी हूँ थोड़ा, तो मैं तफसील से आराम से सारा चीज़ रख के खाना पसंद करता हूँ। ये एक रीज़न है, एक गलती है। और गलतियाँ जो एंकर्स करते हैं स्टेज पे जाने से पहले, हाँ, एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो एंकर्स करते हैं इवेंट के वक्त पे, वो ये है कि वो अपना ईगो लेकर साथ में चलते हैं। ओह।
आधे एंकर्स गुस्सा हो चुके हैं मेरी इस बात पे कि ऐसा कैसे बोल दिया, कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहा है। ओह, रीजन ये है कि आप सिर्फ एक मीडिएटर हैं। एंकर का मतलब होता है कि उस इवेंट को आप संभाल रहे हैं, आपकी शादी नहीं है। तो संगीत में अगर 30 से ज़्यादा परफॉर्मेंस हैं तो वो आपको करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर मेरा टाइम हो चुका है मुझे जाना है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप जब स्टेज पर जाते हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को शांत करके जाएं। है, ईगो इज़ नॉट द राइट वर्ड। अपने आप को थोड़ा सा काम एंड कंपोज करके जाएं। ये मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। ओके ओके। एक मेरा फेवरेट सवाल है जो जनरली हम एंकर से पूछते हैं, दैट इज आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आज की डेट पे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, किसी की डेथ हो गई हो, ट्रेन लेट हो गया हो, खाना ना मिला हो, तबीयत बहुत खराब हो, 8 बजे स्टेज पे चढ़ना है, मतलब 8 बजे स्टेज पे चढ़ना है और चढ़ने के बाद अपना 100% देना है। जब इंसान वो स्टेज में चढ़ जाता है तो उसकी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें चल रही होती है उसको छोड़ के वो कर पाना, हाउ इज इट, कैसे कर पाते हैं आप? ऑन द थर्टी फर्स्ट मैंने कोई दरवाज़ा खोल दिया क्या? ऑन 31st आई लॉस्ट माई चाचा। ओह, आई एम सो न्यू सॉरी। ईयर का इवेंट था, ओके। मुझे कॉल आया। थैंकफुली आई वाज नॉट होस्टिंग, मेरी फ्रेंड थे वो होस्ट कर रहे थे। आई गॉट अ कॉल, ही इज़ नो मोर। तो हम गए और ट्रैवल हमने किया, रात भर हम पहुँचे। 1 जनवरी को सारी चीज़ें हुई, 14 तक सब कुछ ख़त्म हुआ। एंड आई वॉज क्राइंग फॉर 4 days, है ना, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम। तशिश जो नाम है उन्होंने ही दिया था मुझे, ओके। है ना। तो वो सारी चीज़ें थी और उसके बाद 22 तारीख को मेरी एक डेट थी, हल्दी एंड संगीत, और मैं वो करने गया। ओके। और वहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट ये मिला कि आपकी एनर्जी की वजह से हमारा ये इवेंट जो है वो इतना अपलिफ्ट हो गया है। हाय हाय। और इवेंट के पहले मैं रो के चढ़ा हूँ स्टेज पे। आउच। आउच। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। थोड़ा सा इमोशनल मैंने कर दिया है। मतलब रीज़न ये है कि हम स्टेज पर हैं और जैसे आप भी यहाँ पर हैं, तो लोगों को सिर्फ ये प्रखर दिखता है जो यहाँ पर माइक के सामने है, या लोगों को करेक्ट। तशवीर दिखता है जो अभी बात कर रहा है। बट वो कहीं से आ रहा है, कुछ करके आ रहा है। हो सकता है उस वक्त पॉडकास्ट के पहले ही कुछ हुआ हो, बिल्कुल। बट वो हमको दिखाना नहीं है क्योंकि हम जिस काम के लिए वहाँ पर हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, ओनरशिप बोलते हैं, कि आज के डेट पे आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो हुक बाय क्रुक वो करके देना है। इसीलिए मोस्टली सारे लड़कों को उनका स्कूल बहुत याद आता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सुबह उठते थे, कार्टून देखते थे, मैगी पैक करके चले जाते थे, बस। अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ जहाँ हम अभी थोड़े नॉस्टैल्जिया और सॉफ्ट उसमें चले गए हैं, एक ऐसा मोमेंट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोमेंट था, एक ऐसा कोई परफॉर्मेंस आपने दिया था या ऐसा कोई स्टेज वर्क आपने किया था जहाँ पे यू गॉट सम मेमोरी जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है, व्हाट इज़ दैट वन मेमोरी? आई हैव मैनी, नॉट वन, बट द रीसेंट वन जो है वो है कि सी आई लव होस्टिंग सिंधी वेडिंग्स एंड मारवाड़ी वेडिंग्स, अच्छा। है ना। और मारवाड़ी में स्पेशली मारवाड़ी जैन वेडिंग्स, ठीक है। ठीक है। तो मैं जिस तरीके की होस्टिंग करता हूँ, मैं थोड़ा सा, मेरी गलती भी है ये, जिसमें मैं प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन नहीं करते हुए परिवार के साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ जाता हूँ। तो मैं एक कार्निवल होस्ट कर रहा था और मैं ऐसे इतना जुड़ चुका था कि शुरुआत में मुझे बोला गया था इवेंट प्लानर्स के थ्रू कि देखो तशिश, कार्निवल डेड है, कोई फैमिली जो है एंगेज नहीं कर रही है, सब मरे हुए हैं एकदम, तो कुछ नहीं कर सकते हम, तो आप चुपचाप से एंगेज मत करना क्योंकि जैन फैमिली है, कुछ भी इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सीरियस लोग हैं ये लोग। और स्पेशली एजेड लोग बहुत ज़्यादा थे, काले बाल नहीं थे दोस्तों, सिर्फ सफ़ेद बाल थे, ठीक है। ठीक है। ओके, मूविंग मूविंग ऑन। तो मैं बहुत डाउट में था कि यार यहाँ पे इवेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इवेंट शुरू करने से पहले आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैंने उनकी नानी पकड़ ली, अच्छा। मैं चले गया सीधा उनके चरणों में, ठीक है जी। अब मैं चरणों से उठा ही नहीं जब तक नानी नहीं उठी डांस करने के लिए, ठीक है। नानी डांस करने के लिए तो नहीं उठी, बट नानी को जो मैंने किया बड़ा पसंद आया शायद, तो उन्होंने पर्स से 100 रुपए का नोट निकाला ओए होए, और क्या मेरे बात सर है। पर ऐसे रखा
कि बेटा जीते रहो। हाँ, तो वो 100 का नोट बड़ा प्रीशियस था मेरे लिए। बिल्कुल। तो इस तरीके से मतलब मल्टीपल चीज़ें होते रहती हैं। एक फ़नी इंसिडेंट है मेरे पास में। प्लीज प्लीज। मैं होस्ट कर रहा था बिलासपुर में, ठीक है? और 3 दिन का 2 दिन का इवेंट था, हल्दी, संगीत, बारात। तो मैंने संगीत कर लिया है, कार्निवल मैंने कर लिया है। अगला दिन है जो मैं उठा हुआ हूँ, और आई एम अ वेरी हार्डकोर चाय पर्सन, ओके। ठीक है? अदरक वाली चाय, ठीक है? अदरक वाली चाय जो देर तक पकी हो, ठीक है? इनके स्टूडियो में चाय अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन कॉफ़ी अच्छी है। तो मुझे यस। चाय चाहिए थी जी। मैं उठा, अब नीचे हम गए। बड़े होटल्स में होता है कि आपको नीचे जाना पड़ता है, बुफे होता है जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे थी ब्रेकफास्ट के लिए। मुझे लाइफ में ये समझ में नहीं आया कि जब इतना खाना खाना नहीं है तो बना के क्यों रख रहे हो। मैंने आधे घंटे स्पेंड किया वहाँ पे चाय ढूंढने के लिए, अरे बाबा रे। मुझे चाय नहीं मिली। तो उसके बाद जैसे जैसे मुझे और चाय मिली नहीं, मैं बैठ गया हूँ। विंटर्स का टाइम है, हुडी वूडी मैंने कैप वैप पहना हुआ है। मेरे सामने एक लेडी है जो मुझे देखकर बात कर रही है, आपकी तरह ही थी, फीमेल वर्जन। और बात करो, इतने खुशी से बात करी कि अरे सर, आपने कल जो इवेंट होस्ट किया है इतने अच्छे से होस्ट किया आपने, मतलब फैमिली इतनी इंगेज हो गई थी, मेरी फैमिली वाले इतने अच्छे हो गए थे, सब खुशी से, खुशी के मारे, मतलब इट वॉज टू गुड। ठीक है। तो दीदी ने अच्छे खासा टाइम बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि कब से बोल रही हैं बेचारी, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप ग्रूम साइड से या ब्राइड साइड से हैं? आउच। तो कहती है मैं ही ब्राइड हूँ। तो उस दिन थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे कि कैसे उसको आपने ठीक किया? उसके बाद मेरी चाय आ गई। तो मैंने कहा वो ऐसे ना, मैं चाय के बिना बात नहीं कर पाता हूँ ऐसे। और सबसे फनी बात ये नहीं है, फनी बात ये है कि 2 हफ्ते बाद उसी लड़की ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, हाय दिस इज ब्राइड, होप यू रिमेंबर। और फिर उसने मुझे, बेचारी ने, वीडियो, फोटोज और वीडियोस भेजे इवेंट के। वाओ। वाओ। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि दोस्तों, जितने भी वेडिंग में काम करने वाले मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेकअप थोड़ा ध्यान से करें, और मॉर्निंग मेकअप नाम का भी एक चीज़ होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ब्राइड कौन है। क्योंकि मेरे अंदर का इंसान ये बोल रहा था कि ये तो नहीं थी कल संगीत में, संगीत में तो कोई और आया था, ये कौन है। ओह माय गॉड। हाँ, तो मैं वहाँ से, ओह माय गॉड। ऐसी सिचुएशन बहुत होगी मेरे साथ। जैसे आपने शुरुआत में बात करी कि फूफा जी को नचवाने वाला एंकर है ये, फूफा जी मिले थे मुझे कांटाबाजी में। फूफा जी जो थे वो ऊपर से नीचे वाइट पहना हुआ था पूरा उन्होंने, ठीक है? नीचे स्पोर्ट शूज, हाथ में 5 उंगलियां हैं, 4 में अंगूठी है, अच्छा। मोटी मोटी चेन पहनी उन्होंने। एक सैमसंग फोल्ड है उनके पास, एक 17 प्रो मैक्स है, चलाना दोनों नहीं आता उनको। बारात चल रही है प्रॉपर, और बारात के बीच में उन्होंने मुझे ऐसे कहा, प्रॉपर बारात चल रही है और उन्होंने ऐसे कर दिया, और मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं चला भी गया। सब डांस कर रहे हैं, मैं जाके चला गया। मैंने कहा जी फूफा जी क्या हो गया? बोलते हैं बेटा रुमाल चाहिए एक। तो मैं बारात छोड़ के रुमाल ढूंढ रहा हूँ, और मुझे बीच में रियलाइज हुआ कि यार मैं तो किसी को बोल सकता था रुमाल के लिए। तो मैं इसमें रुमाल मेरे को मिल गया, रुमाल जाके मैंने दिया और मैं वापस चला गया स्टेज पे। नागिन बन गए वो, सपेरा बन गए। अब मैंने को रुमाल दे दिया, मैं स्टेज पे वापस हूँ, प्रखर की बारात, अच्छा। ठीक है? उसके बाद वापस करते हैं, गाना रुकवा दिया उन्होंने, बुलाया मुझे, बारात का गाना नहीं चल रहा है, ओहो। एंकर को बुलाया गया है, मेरी पूरी फटी हुई है। मैं गया वहां पे, अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि फूफा जी है ना ये, हो सकता है मैंने रुमाल गलत दे दिया उनको। लड़की का दे दिया हो। नहीं नहीं, मैंने, हो सकता है मैंने उनको ऐसे रुमाल दिया था ना, ओहो। हो सकता है ऐसे देना चाहिए था, ओह। फूफा जी हैं। तो मैं गया, मैंने कहा जी फूफा जी, उन्होंने रुमाल मेरे को दे दिया। मैंने कहा
पूरी फैमिली मुझे देख रही है इस वक्त ना, गाना नहीं चल रहा है। मैंने कहा फूफा जी अपने घुटनों पे आ गए और फूफा जी ऐसे हो गए। और मेरे हाथ में रुमाल है इस वक्त ना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं फूफा को नागिन बनाता हूँ तो क्या मुझे सपेरा होने के एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे या उसी बीन से मारा जाएगा? तो मी बीइंग एन एंकर, मैंने कंटेंट पर फोकस किया, तो मैंने बीन बजाई, फिर फूफा जी फिर नाचे, फूफा जी पूरा रेंग रेंग के नाचे, और इस तरीके से मैं क्या उस बात- बारात को सक्सेसफुल कराया मैंने। क्या बात है, क्या बात, क्रेजी क्रेजी। कमेंट में बताना कि क्या कभी आपने तशीश उपाध्याय जी का एक्ट देखा है, क्योंकि अगर देखा है तो आपको कुछ ना कुछ इस टाइप की स्टोरी मिलेगी जो आपके जॉ को दर्द के मारे हंसा हंसा के, रुला रुला के बोलने में मजबूर कर देगी। बहुत खूब। मेरा तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा कोई ऐसा इंसान ना हो कि 2 साल पहले इसने मेरा इवेंट होस्ट किया था, खराब कर दिया दोस्त। मैं दूसरा तशिश हो, ठीक है दोस्त? ये तशेश में टी है, एल नहीं। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं। ऐसी बातें मत करिए अच्छा, सर। अब मुझे मुझे एक चीज बताइए। आप पहले पॉडकास्टर होंगे जो पॉडकास्ट के बाद जेल जाएंगे। कॉमेडियन बड़ा सेफ खेल रहे हैं। क्या बात है। क्या लगता है आपको कहाँ पे अच्छी बिरयानी मिलती है रायपुर में? 370 की तो नहीं पता मुझे, कहाँ मिलती होगी। ओके, अब मुझे बताइए, जैसे आपने कहा आप एक पंडित इंसान है, ठीक है। आजकल की शादियों में दारू बहुत बहरी होती है, एंड जो बारात ऑन व्हील्स है उसमें तो ऐसे प्रॉपर एंकर्स पिला रहे होते हैं, तो कभी आपने ऐसा कुछ किया है एकदम क्रेजी वाला फन? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ टी टोटलर। हाँ। जो लोग जेवियर से नहीं पढ़े उनको बता दूं, टी टोटलर का मतलब होता है मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने भी नया नया सीखा ही है ना, पॉडकास्ट पे आके मुझे लगा था कि टी टोटलर बोलूँगा तो कुछ हो जाएगा। हाँ, मैं फर्स्टली मैं स्मोक या ड्रिंक नहीं करता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो आधी सिंधी फैमिली में तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि है दारू नहीं पीते हो, ये तो डाडू सुट्ठो नहीं है। मैंने कहा सर लिटरली वेडिंग्स में ऐसा हुआ है कि मैं कार्निवल करके उतरा हूँ और पापा जी ने पैग रेडी रखा है मेरे नाम का हाँ, आपको पीना कि पड़ेगा। बेटा ये तो पीना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं नहीं पीता हूँ। कोई बात नहीं, आज से शुरू करो। सिंधियों को लगता है कि दुनिया में सब पीते हैं है ना, और जो नहीं पीता वो पीने वाला है। तो ऐसा होता है, तो मोस्टली तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। बट बारात ऑन व्हील्स में और जिस तरीके का हम काम करते हैं, दुनिया जहान की शराबें आसपास होती हैं, तो मुझे तो बस बोला जाता है कि इनको पिलाने हम पिला देते हैं। तो कैसा है वो, फील कैसी होती है दारू पीने की, पिलाने की? पिलाने की, दारू पिलाने की फील कैसी होती? नहीं, मैं प्रखर भाई मैं अपने हाथों से नहीं पिलाता, वो खुद पीते हैं। मैं बस बताता हूँ कि वहाँ पे काउंटर लगा हुआ अच्छा, है ना। आप मुझे 3 पीस में इमेजिन करना बंद करिए। बताइए साहब, अगले आदमी ने पूछा कि जांग पर बिठा कर पिलाते हो शराब कि फोटो से पिलाते हो? बताइए साहब। मैं तो अच्छा खासा दोस्तों कोट पहन कर आया था कि अच्छे से प्रोफेशनल होकर होस्ट की तरह बात करूंगा। मुझे प्रोफेशनल होने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। बताइए, आपने एंकर साहिबा से तो ऐसे सवाल नहीं किए थे। उनसे तो आपने पूछा कि बॉम्बे का वर्क कल्चर अच्छा है या रायपुर का अच्छा है। मुझे पूछा कि शराब पिलाते हो आप? इंसान देखकर आप जो सवाल बदल रहे हो बहुत खराबी है। आप भी तो रेट बदलते हो। ये भी अलग बात है भाई। इनिशियली जब मैं यहाँ पर आया था ना दोस्त, अब जैसे हमारा जो काम है ये ऐसा मैं जब पहली बार शहर से आया, क्योंकि एंकरिंग को इज्जत नहीं मिल रही है जगदलपुर में, ठीक है। मैं रायपुर में आया, मुझे लगा यहाँ पे लोग पसंद करते हैं इस आर्ट फॉर्म को, इज्जत है यहाँ पे। मेरा लाइफ का पहला क्लाइंट कॉल, मुझे कॉल किया सामने वाले ने, कहते आप एंकर तशिश बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी सर बात कर रहे हैं। एंकर तशिश घंटे का कितना लेते हैं आप? घंटे का कितना लेते हैं आप? एक तो इसने आप भी लगाया इसमें।
तो मैंने कहा सर सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करता है। Oh my God. Oh my अब मुझे लाइक सीरियसली बताना कि ये एक्चुअल स्टोरीज है या ये मेड नहीं अप नहीं, स्टोरीज है? ये अभी भी होता है, ये Okay. अभी भी लोग करते हैं, क्योंकि देखिए उनका जो मतलब है वो सिंपल ही है कि घंटे का कितना लेते हैं आप। ये तो कुछ घटिया लोग हैं जो हंस रहे हैं, जो उस चीज को अलग डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। आप ले जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, ठीक है? नहीं जी मैं तो सिर्फ मन संचालक हूँ, मैं तो बस आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, सही बात। चल के तो आप वहां तक खुद ही गए थे। बट दोस्तों ये करना प्लीज आप बंद कर दें कि एंकर्स कॉल करके पूछें कि घंटे का कितना लेते हैं आप। पहली चीज तो वो डायरेक्टली बताएंगे भी नहीं घंटे का कितना लेते हैं वो, और पहली बात हम घंटे का लेते ही नहीं है, हम वेडिंग्स का लेते हैं। हमारा पैकेज होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मुझे ये समझना है अब कि ये तो एंकर तशिश थे अभी तक, स्टैंड अप कॉमेडियन तशिश कैसे है? स्टैंड अप कॉमेडियन तशिश नहीं रहे। अच्छा, हाँ, उन्होंने क्विट कर दिया है। लाइक सीरियस वाला? नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा ना अभी तो। पापा मम्मी देखेंगे इसलिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि रैपर तुमको हमने कमाने पे ज़्यादा, स्टैंड अप क्यों कर। बेसिकली स्टैंड अप के मैं शोज करता हूँ। अंकल आंटी देख लीजिएगा ना। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी के शोज मैं करता हूँ और मेरे शो का नाम है जस्ट फ्रेंड्स। तो उसमें थोड़ी कॉमेडी है, थोड़ी स्टैंड अप है, थोड़ी पोइट्रीज है। जस्ट फ्रेंड एक शो है, स्पेशल है, जो इस बारे में है जो हर लड़का रिलेट कर सकता है। वो है जीवन में बेस्ट फ्रेंड होने की फीलिंग, है ना। कंधा। शांत क्यों हो गए प्रखर भाई आप? क्या क्या? शांत क्यों हो गए आप? सुन रहे हैं आपसे। ओके, हाँ। तो कंधे की जो फीलिंग है ये हर लड़के को पता है कि क्या होता है, तो उसी के अराउंड ये शो है जो मैंने बनाया है। स्टैंड अप मैं भी करता हूँ, बट जब एंकरिंग से वक्त मिल जाता है तब मैं कोशिश करता हूँ स्टैंड अप करने की। Okay. तो कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि स्टैंड अप इज योर कोर थिंग या दिलो जान वाला चीज जो सोल को सेटिस्फाई करता है, एंड एंकरिंग इज जो आपकी जेब को सेटिस्फाई करता है, तो कभी ऐसा लगता है कि आपको फील हुआ है कि यार मैं अपने पैशन को छोड़ के मैं अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, या मजबूरी है, या बोल सकते हैं इट्स लाइक दैट इज व्हाट इज नीडेड, ब्रेड एंड बटर इंपॉर्टेंट है? आ, ये नैरेटिव जो है ना दिमाग में, मैंने खुद भी सवाल किया था इस बारे में कि मुझे एंकरिंग से ज़्यादा मज़ा तो कॉमेडी में आता है, ऐसा है वैसा है। बट सही जवाब अगर मैं इसका दूं प्रखर भाई, तो ये है कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी से प्यार नहीं है, मुझे खुद को प्रेजेंट करने से प्यार है। ओके। और वो प्रेजेंट करने का मीडियम मैंने बदल दिया है बस। पहले मैं स्टैंड अप करता था जहाँ पे मेरे पास 5 मिनट थे, अब मैं वेडिंग्स में परफॉर्म करता हूँ जहाँ पर मेरे पास 2 दिन है। तो मैं खुद को एक्सप्रेस करना पसंद करता हूँ Nice. रैदर देन सिर्फ कॉमेडी पसंद है। ओके। आई जस्ट लव टू बी ऑन स्टेज, ओके। वेर इट बी पोइट्री, एंकरिंग और स्टैंड अप। ओके। ओके। काफ़ी प्रोफेशनल जवाब मैंने दिया दोस्तों। क्या बात है, तालियां हो जाए इनके लिए। ओके, सो जनरली हर इंसान का ना एक आइडियल होता है जिसको ना दे लुक अप टू। हु इज योर आइडल? देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी पीपल। फर्स्टली आप कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं या फिर अपने आसपास आप जो कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले आइडल जो है मेरे वो हैं जाकिर भाई, ठीक है। सबके ही आइडल मेरे ख्याल से वही जिसको भी लाइफ में बड़ा करना है, कि हम भूख के वाले बच्चे हैं, है ना, एक दिन आएगा। मैं शून्य पे सवार हूँ। तो जब स्टार्ट में कर रहा था और जब मैं यहाँ पर आ रहा था, तो हर चीज़ की एक जर्नी है। जब आप वो एक आरके से निकल के एक फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, जब आपके पास एसी होता है, तब आप याद करते कि पंखा था, कूलर था जिसमें पानी डालते थे, है ना। तो मैंने भी वो दिन देखे हैं शुरू में कि जब टिफ़िन आया करता था, आपने टिफ़िन खोला है ना। मुझे आई जस्ट स्टिल रिमेंबर दैट डे, आज से 3 साल पहले जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था और कैसे तैसे करके पीजी मिला था। पीजी में बैठे हैं, टिफ़िन आया है, टिफ़िन हमने खोला है, सबसे पहले ऊपर 2 रोटी है ना। लड़के उस दिन बड़े होते हैं जब उनको मालूम चलता है कि माँ की रोटी के अलावा जो रोटियां मिलती हैं वो गर्म नहीं मिलती। तो वो रोटी मैंने निकाली, उसके बाद जो अगला डब्बा था उसमें सब्जी थी, और सब्जी के ऊपर तेल था पूरा भरा हुआ। तो मैंने वो जब तेल डाला वहाँ पे ऐसे,
तब उस दिन समझ में आया कि घर से बाहर निकल गए हैं। तो फिर जब वो धीरे धीरे वो चीज़ फेस की, वो किया, फिर शिफ्ट हुए वहाँ से कहीं और ऐसे 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 ऐसे। तो हर बार मेरे ना रोल मॉडल्स बदलते रहे हैं ठीक है। हर बार। तो मुझे जाकिर भाई पसंद है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस। जाकिर भाई की जो पूरी पर्सनालिटी है ना बात करने की, वो बड़े भाई वाली है पूरी, करेक्ट। कि कर लेंगे ना भाई, हो जाएगा ना, कर लेते हैं ना, अपन तो कर लेते हैं। और वो जो जिस एक तो जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और वो जो बात करने के बाद स्माइल कर देते हैं ना कि हाँ ये तो सही है भाई, कर लेंगे। हर एक इंसान का एक स्टेटमेंट होता है जो छाप छोड़ जाता है। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट फॉर यू? स्टेटमेंट जो छाप छोड़ देता है जैसे जाकिर बार की बात कर लें तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसने छाप छोड़ी आपके दिमाग में? उनकी, उनकी। अ, उनका एक पॉडकास्ट है जिसका नाम उम्मीद है। तो उसमें अलग अलग एपिसोड्स हैं। तो उसमें से 2 एपिसोड्स हैं जिसकी 2 लाइनें मुझे दिमाग में मेरी छप गई हैं। पहला, माइग्रेशन नाम का एक एपिसोड है उनका। उसमें भी बात कहते हैं कि जब भी बच्चे घर से निकलते हैं तो वो टूट के नहीं निकलते, वो कपड़े की तरह चिर के निकलते हैं। तो जितनी भी रेशे हैं ना वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो मैं आज भी जब घर जाता हूँ तो मैं घर नहीं जाता, मैं एक ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे मैं एक मेहमान हूँ, क्योंकि मैं कपड़े अलमारी से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं अपने बैग से कपड़े निकाल रहा हूँ। करेक्ट। और दूसरा जो था वो ये था, सुपर हीरोज और सुपर विलेंस में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, डिसीजन मेकिंग का। अच्छा। दोनों के लाइफ में सेम हालात आए थे, बट दोनों ने फैसले अलग अलग लिए। एक ने माफ करना चुना, दूसरे ने बदला लेना चुना। बहुत खूब। ये एक डिफरेंस है। नाइस। और कौन से रोल मॉडल हैं आपके? मेरे दादाजी जो हैं मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। क्या बात और ये बात मैंने पिछले 2 सालों में रियलाइज़ की। इसके पहले तक मुझे नहीं लगता था कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ में, है। क्योंकि मैं उनको घर पे ही देख रहा था। आसपास घूमते रहते थे, शाम को चिल्लाते थे कि आज, जैसे आज ही मैंने, अब कुछ देर पहले ही मैं दादी से डांट खा कर आया हूँ यहाँ पे ओके। कि आज थर्सडे है, बाल क्यों कटवाया। मैंने कहा पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ, तो क्या होता है, एक दिन पहले कर लेता। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने रियलाइज़ की कि बचपन में बड़ी बातें करते हैं दोस्तों के साथ कि दोस्त तू लैम्बोर्गिनी ले लेना, मैं BMW ले लूँगा, फिर हम सारे दोस्त घूमने को जाएंगे। और जब आप बड़े होते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि एक EMI नाम की चीज़ होती है, उसको पटाना होता है। Yes. और हर महीने जब डेट आता है EMI का तो फट जाती है। Yes. और जैसे ही आप EMI पटा देते हो तो छाती से एक पत्थर जो होता है वो अलग हो जाता है। तो इन सब के बीच में जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक शख्स, एक इंसान यूपी से जगदलपुर बस्तर आया, ठीक है, आज से कई साल पहले, ठीक है। 16-17 के आसपास रहे होंगे वो। और उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे काम करते 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 आज वो एक ऐसे मकाम पे जहाँ पे एक अच्छा 2-3 फ्लोर का घर उनके पास में है, जो खुद का है उनका, क्या बात है। प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। और उन्होंने अपने दम पे बनाई है सारी। और उन्होंने उस पूरी प्रोसेस के दौरान कभी ये नहीं बोला कि यार आज काम बहुत ज़्यादा है। उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि आज काम है। यस। तो ये जब जब भी मुझे दिमाग में ये बात आती है ना कि यार कंटिन्यू 5 वेडिंग्स हैं, टाइम ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, मेहनत आराम करने का स्पेस नहीं है, तब मैं वो बात याद करता हूँ कि आज से 3 साल पहले जो लड़का आया था और जो भाटा गांव स्टैंड पे खड़ा था इस उम्मीद में कि यार क्या काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो खुश है ना, काम तो है कम से कम। नाकाम होना से 100 गुना बेहतर है ज्यादा काम होना, क्योंकि आज काम है तो आप शायद रो के कर लोगे, बट जब नाकाम रहोगे तब रो के भी कुछ नहीं कर पाओगे। बात है, हम दोस्तों पोइट्री सेगमेंट में आ चुके हैं, क्या बात तो है। पोएट्री सेगमेंट में अगर आ चुके हैं, कह रहे हैं, तो प्लीज आपसे 2 शब्द जरूर सुनना चाहेंगे सो इरशाद। ये लाइन मेरी लाइफ में मैंने बहुत रेजोनेट करी है कि सवाल मुश्किल है लेकिन सबको आसान बता रहा हूँ। सवाल मुश्किल है लेकिन सबको आसान बता रहा हूँ। मुस्कुराना सीख लिया है मैंने, अब सबको हंसना सिखा रहा हूँ। हाँ, क्या बात है। खूब। बहुत खूब। यस। बहुत खूब। तो नाइस। एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि हर वो इंसान जो बहुत बात करता है या दूसरों को बहुत ज्यादा हंसाता है, वो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है। आपके टूटे हुए होने का क्या कारण है? टूटा तो मैं नहीं हूँ, सॉरी भाई। ये एक नैरेटिव है जो सारे पोएट्स ने मार्केट में फैला के रखा है ताकि उनकी टिकट्स बिके। शॉर्ट एंड सिंपल, ओके। है ना। अगर मुझे ऐसा लगता है कि सबके लाइफ में कोई ना कोई एक दिक्कत तो है ही। तो ऐसी हमारे पास बस माइक है तो हमारी दिक्कत लोगों तक पहुंच पा रही है। सबके पास दिक्कत है। बिल्कुल। जोमेटो डिलीवरी बॉय के पास दिक्कत है, कारपेंटर के पास दिक्कत है,
वर्कर के पास दिक्कत है, लेबर्स के पास दिक्कत है। लेबर की दिक्कत तो इतनी बड़ी है, उन्होंने घर बनाया है और वो घर बनाते हैं, लेकिन किसी भी घर में उनका नाम नहीं है कि मेड बाय दिस, मेड बाय दैट। क्या बात है। वो घर बनाते हैं, 300 रुपये लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं, जो भी है, और निकल जाते हैं। तो जब मैं थोड़ा सा इस तरीके से सोचना ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि हार्ट ब्रेक्स तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। दिल टूटते हैं, दिल बनते हैं, दिल पे कटते हैं, उससे आप लर्निंग लेते हो नहीं, और अगर आप आगे बढ़ते हो तो हार्ट बट ब्रेक मेरा मैंने तो कभी जिक्र किया ही नहीं हार्ट ब्रेक का, तो अगर बात वहां तक पहुंच गई है तो हम जानना चाहेंगे वो हार्ट ब्रेक का कारण क्या था। अच्छी चाय ना मिलना। ये अच्छी तरीका है बातों को गोल घुमाना। आई वॉज अ बेस्ट फ्रेंड, ओके। है ना, आई वॉज अ बेस्ट फ्रेंड। और आप कंधा थे। हाँ, मैं ही वो कंधा था जिसकी मैं बात करता हूँ। हम्म। तो मेरी एक लाइन है जो लड़के बड़ा पसंद करते हैं, है ना। हम्म। मेरा एक भाई है जो मेरी रील्स शूट करता है ना, सिद्धार्थ नाम है उसका। तो वो इस लाइन को इतना पसंद करता है क्योंकि वो भी अभी सिचुएशन से गुजर रहा है। ओके। और जितने भी लोग हैं जो बेस्ट फ्रेंड है अपनी लाइफ में, है ना, इसके नीचे आप वो रील चलाइएगा कि POV एवरी बेस्ट फ्रेंड कैन रिलेट। बेस्ट फ्रेंड्स का ना कोई ईमान धर्म नहीं होता है। बेस्ट फ्रेंड जो ये शब्द है ना, ये बना इसलिए है कि बॉयफ्रेंड के बाद में आ जाऊंगा। जिस दिन बॉयफ्रेंड ने कुछ किया, सारे लड़के ऐसे होते हैं, इनको ना ढंग ही नहीं है बात करने का। अच्छा तुझे पता है मैं ऐसा नहीं हूं। तो मैंने वहां, और वो लड़की उससे बात भी करेगी जब तक उसकी लड़ाई ठीक नहीं हो जाती। तो तब मैंने लिखा था ये कि ये बात कितनी अजीब पर कितनी खूबसूरत है। ये बात कितनी अजीब पर कितनी खूबसूरत है। क्या बात है। मुझे पता है उसे मेरी नहीं, सिर्फ एक कंधे की ज़रूरत है। क्या बात है। क्या बात है। हाँ। बहुत खूब। अभी ना मनहर सेठ की वीडियोस में बहुत देखता हूँ, ठीक है। एंड वो जब इस टाइप की शायरी कर रहे होते हैं ना, तो उनका ना एक एक्सप्रेशन होता है आखिरी में, ओह क्या बात है। वो जो चीज़ होती है ना, वो एक्चुअल में कनेक्ट करवाती है कि हाउ एवरी वन रिलेट्स वॉट यू आर गोइंग थ्रू। बिकॉज यार 133 करोड़ की जनता है भाई इंडिया में, अगर बात करूँ तो छोटी मोटी नहीं है। आज के डेट पे जो आप फील कर रहे हो, देर इज़ अ लॉट चांस कि बहुत सारे लोग और फील कर रहे होंगे। तो जब आप उसे एक्सप्रेस करते हो तो शायद आप उनको भी एक्सप्रेस करते हो और साथ में उन्हें वो फील करवाते हो कि इट्स ओके, एटलीस्ट किसी के कंधे तो थे। भले दिल ना जुड़ पाया, भले दिल टूट गया, बट कंधे तो थे। जिंदगी भर वो रिग्रेट जरूर रहता है, काश काश वो पलट जाती, काश वो पलट के मुड़ के देख लेती। पर इट्स फाइन, पार्ट ऑफ पार्सल है। फिर अगर बात करें संजय दत्त भाई के स्टाइल पे, मुन्ना भाई के स्टाइल पे, अगले दिन प्रिया आई, ओहो ओहो। सो यस, सो कौन आई फिर नेक्स्ट। चलो फिर मोहब्बत करते हैं। ओके। चलो फिर मोहब्बत करते हैं, कुछ जख्म दोबारा हरे करते हैं। हाँ। वो याद नहीं आती अब, हम्म। रातें बिन इंतज़ार की कटती हैं। निगाहों में नींद कम, मुझे ख्वाब ज़्यादा नज़र आते हैं। क्या बात। कि निगाहों में नींद कम, मुझे ख्वाब ज़्यादा नज़र आते हैं। और मैं खुद को आईने में देखता हूँ जब, मैं खुद को आईने में देखता हूँ जब, मुझे मैं कम आप ज़्यादा नज़र आते हाय हैं। हाय हाय हाय, क्या बात तो है। उसके बाद फिर मेरा काम आया, है ना, हम्म। स्टैंड अप, पोइट्री, एंकरिंग। ये भी एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा मैं कनेक्टेड हूँ अपने काम से, करेक्ट। कि मैंने चूज़ किया वो। क्योंकि अभी मैं हंस के कह सकता हूँ कि नहीं, मैं इंट्रोवर्ट था और मैं शिफ्ट हो गया, मैंने काम किया। बट वो जो प्रोसेस है 8 साल का या 10 साल का, जब मैंने खुद को बिल्ड किया और वो चीज़ें करना शुरू की, क्योंकि किसी को भी बनता हुआ शाहरुख खान देखने में मज़ा नहीं आता हाँ है। हाँ सबको बिल्कुल। बना हुआ शाहरुख खान चाहिए, है ना। तो उस प्रोसेस के साथ कोई था नहीं साथ में। तो उस प्रोसेस के दौरान मुझे समझ में आया कि यार आप जो करना पसंद करते हो उस पर ज़्यादा ध्यान दो तो बेटर है। ओके। तो कोई प्रिया या कोई प्रियंका नहीं आई। आपके पास आपकी कलम थी जिसने आपका साथ दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वो कलम नहीं है, ना कोई साथ है, उनको आप क्या कहना चाहोगे। अगर आपको पॉइंट A से पॉइंट B पर जाना है तो चलना ज़रूरी है। अगर आप नहीं चलेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप अगर सिर्फ चलते हैं तो कहीं तो पहुंच जाएंगे। हाँ, कामयाबी मिलेगी भटक कर ही सही,
कामयाबी मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात। मैंने नहीं लिखा ये, किसी का तो है बट मेरा नहीं है। फाइनली मैं एक समझना चाहूंगा, हर समय के पास एक बलराज है, आपका बलराज कौन है? मेरे एक रूममेट हैं जो 1 साल पहले ही मेरे साथ थे और मेरे शो में ही वो आए थे। प्रियांशु नाम है उनका, एंकर प्रियांशु नाम है उनका, है ना। बहुत खूब। एंकर है वो भी, है ना। तो जो वो लोग सोचते हैं कि एंकर्स आपस में बात ही नहीं करते हैं, हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो प्रियांशु एक भाई हैं जो, मतलब मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, मैं अपने घर का बड़ा भाई हूँ। तो ही इज़ अ बिग ब्रदर टू मी सारी चीज़ों में। अभी वो यहाँ पर है नहीं और घर में खाना नहीं बन रहा ओके। है ना। एक तो मोहब्बत भी, दूसरा आलस भी है कि अकेले के लिए कौन ही बनाए। तो वो है, ही इज़ दैट बलराज फॉर मी। सो ऐसे जो भी लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनको आप शाउट आउट देना चाहें, आप फटाफट शाउट आउट दे दीजिए। मेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं लगी, मैंने खुद से जो किया ही किया है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी कहता है वो बहुत बड़ा झूठा इंसान है ना। क्योंकि आप जब शुरू करते हो आपको नहीं पता होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। बिल्कुल। हर इंसान का एक टॉर्च बेरर होता है जो रोशनी दिखाता है आपको और आपको आगे बढ़ाता है। तो एक इंसान का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है इस पूरी जर्नी में, क्योंकि हर इंसान ने कुछ ना कुछ सिखाया ही है ना। और जिससे भी मैं टकराया हूँ थैंकफुली वो अच्छा ही निकला है और हेल्प ही करी है। तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नाम लेना तो सही नहीं है। बट एक बड़े भैया है मेरे, रायपुर के ही हैं, मैं उनका ही नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। कॉलेज से निकल कर जिस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या लाइफ में करना है क्या नहीं करना है, उसने एक पीआर फर्म ज्वाइन करी जिसका नाम है क्रिएटिव नेस्ट, ठीक है। और उसके फाउंडर मेंबर हैं सोनल भैया। बिल्कुल। सोनल भैया जो हैं, उनसे मैंने पूरे 3 महीने में इतनी डांट खाई है, उसके बाद भी डांट खाई है। क्योंकि मैं तो वो छोटा सा लड़का था ना जो शहर से आया था, तो उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा वॉनबी था, है ना। जीवन में कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है नहीं, तो गए हैं वहाँ पे स्टोरीज डाल रहे हैं हम दोस्तों। मैकबुक ले लिया है, मैकबुक की स्टोरी है, इसकी स्टोरी उसकी स्टोरी, है ना। जिसकी आप बात कर रहे थे, रील और रियल की बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा है और जितना डांटा है उतना एक्सप्लेन भी किया है ना। एक छोटा सा इंसिडेंट है उनका कि ज़ीरो की अहमियत करना उन्होंने मुझे सिखाया। जैसे कि हम बहुत रोते हैं ना कि जब भी ज़ीरो आता है कि यार शिट, हार गए, ज़ीरो हो गया, कैसे करें क्या करें। तो एक एडिट था जो मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैं उनके पास में गया, मैंने कहा भैया कैसे करते हैं, मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आता तो सीख ना, वापस कर, सीखेगा तब तो आएगा। तो फिर वहाँ से फिर मुझे समझ में आया कि यार आप जब ज़ीरो पे हो तो फ़ायदा ही है ना, क्योंकि ज़ीरो से नीचे तो कुछ नहीं होता है ना। ज़ीरो तो ग्राउंड है, बिल्कुल। उसके ऊपर ही जा सकते हो आप। तो वो मुझे उन्होंने सिखाया। इस पे जाकिर भाई की एक लाइन कोट करना मैं चाहूँगा कि अगर आप हार गए तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, बट अगर आप जीत गए तो आपके पास पाने के लिए पूरा जहान है। तो जिस इंसान को उस जीरो की वैल्यू समझ आ जाती है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहरज़ार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। है। तो आशीष भाई, this was like one of the best decision that I have taken to do a podcast with you. It is filled with amazing emotional moment, laughter, craziness. एंड दर्शकों, मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बोलूंगा कि अगर आपने ये पॉडकास्ट नहीं देखा ना तो आप बहुत बहुत कुछ मिस करने वाले हो, बिकॉज इस इंसान के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अमेजिंग स्टोरीज की आपने आए वक्त दिया और हमें आपकी उन पन्नों में कुछ कहानियां सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू यू प्रखर भाई। जब मैं उस फेज़ में था, जब मैं शहर में चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था कि कौन कैसा इंसान है, किससे बातें कर सकते हैं, किनसे मिलना चाहिए, तब मैंने एक इंसान को देखा था लोकल्स में, ओके। होल्डिंग अ प्लैक कार्ड हाँ। जिस पर लिखा हुआ था प्लीज़ हग मी, फ्री हग्स। तो आज मैं उसके सामने बैठकर उससे यस बात कर रहा हूँ, तो यस। इट्स एन ऑनर फॉर मी ऑल्सो। थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर इनवाइटिंग मी थैंक यू। एंड पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। पहली बात तो थैंक यू सो मच, बहुत टाइम है आपके पास में। और दूसरी चीज़ कि आप जिस तरीके से फ्रीक्वेंटली वीडियोस करते हैं और जिस तरीके से क्वालिटी इंप्रूव हो रही है वीडियोस की, इट्स कमेंडेबल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
अगर आपने कभी मुझे देखा हो प्लैंक कार्ड के साथ, फ्री हग्स के साथ, तो कमेंट में ज़रूर करें हाँ ज्ञान, क्या पता शायद हमें फिर से मौका मिले फ्री हग्स का। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। कमेंट पर लिखिए, या दैट गाय दैट गाय।